तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग दो ध्रुवीयता का जो अंत है उस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिकली शुरुआत मैंने कल ही कर दी थी और आप लोगों को काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में समझा दिया था, बट जो चैप्टर है वो यहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे और जो चीज़ें हैं उनको हम समझेंगे कि दो ध्रुवीयता का जो अंत है वो एक्चुअली में क्या चीज़ है। ठीक है, दो ध्रुवीयता मतलब ये जो हमारी पोलैरिटी थी अपने वर्ल्ड की, मान के चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो शीत युद्ध शुरू हुआ उस समय पर दुनिया जो दो गुटों में बट गई, वो गुट कैसे ख़त्म हुए। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको इस चैप्टर में सीखना है। ये पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा सही जानकारी दी हुई है। कोशिश तो करिए यार सही जानकारी देने की, सब कुछ सही तो है लेकिन आपके काम की चीज़ें बताइए, तो वो देख लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को अगर आप सर्च करके देखोगे तो भी आपको इसी वीडियो के जस्ट पहले वाला वीडियो वही है, तो वो भी जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के इस वीडियो को दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे बर्लिन की दीवार से। और ये बर्लिन की जो दीवार है ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, क्योंकि बर्लिन की दीवार गिरने से ही ऐसा माना जाता है कि जो शीत युद्ध है उसके ख़त्म होने की शुरुआत हो गई थी, या फिर कह सकते हैं कि जो दो ध्रुवीयता है उसके ख़त्म होने की शुरुआत यहीं से मानी जा सकती है। क्या थी बर्लिन की दीवार? देखो, बर्लिन की दीवार जैसे कि अपने देश में ना एक मुंबई शहर पड़ता है, दिल्ली शहर पड़ता है, अहमदाबाद हो गया, या और भी बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं दोस्तों, अगर हम लोग उन सिटीज़ को बिल्कुल ठीक दो पार्टों में बांट दें, उसी तरीके से दोस्तों जो बर्लिन नाम की सिटी पड़ती है वो पड़ती है जर्मनी में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये कुछ दीवारों के पिक्चर देख लीजिए, क्योंकि उस टाइम पर जो दुनिया थी वो दो पार्टों में बटी हुई थी, और वो दो कौन कौन से पार्ट हैं आप ये देखिए, कैसे जो लोग हैं वो सब लोग इधर उधर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो बर्लिन की दीवार है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ये कहाँ पड़ती है? ये यूरोप में, जो यूरोप आप इस मैप में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो यूरोप आपको दिखाई दे रहा है, इस यूरोप में दोस्तों यहाँ पर जो एक छोटा सा देश है जिसका नाम है जर्मनी। मतलब यूरोप काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे देश हैं, उसमें एक बहुत बड़ा देश है, ऐसा नहीं है कि वो छोटा देश है। फिलहाल जो जर्मनी है, जर्मनी की जो एक सिटी है दोस्तों, आप इस जर्मनी के मैप को देखिए, इसमें छोटा सा ये सिटी आपको दिख रहा होगा, ये है आपका बर्लिन। और इस बर्लिन के भी फिगर को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ये देखो, ये बर्लिन है जो कि जर्मनी को दो पार्टों में बांट रहा है। ये बर्लिन है दोस्तों जो कि जो है अपने आप को दो पार्टों में बांट रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको टोटल 4 पार्टों में बांटा गया है, लेकिन फिर भी हम 2 पार्ट बोल सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो है सोवियत सेक्टर का, और जो दूसरा पार्ट है दोस्तों उसमें फ्रेंच, ब्रिटिश और अमेरिकन सेक्टर हैं। ये तीनों सेक्टर मिला करके एक ही व्यवस्था पर चलते थे। कौन सी? वो व्यवस्था थी दोस्तों पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था। और इधर साइड में जो सोवियत व्यवस्था है, ये व्यवस्था थी यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था। अब ये साम्यवादी और पूंजीवादी क्या होता है? बेसिकली अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आई थिंक आपको ये जो सारी चीज़ें हैं इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा अनुमान लग चुका होगा। लेकिन अगर आपको ये अनुमान नहीं है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था होती है ये होती क्या है। देखो, पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब होता है आप खुद की जो संपत्ति है उसके खुद के मालिक होंगे, आप उसको बढ़ाने के खुद के हकदार होंगे, और आप अपनी संपत्ति को 0 से लेकर के जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसको और भी ऐसे समझ सकते हो जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति अगर जितना रुपया कमाना चाहता है वो उतना कमाता है, और वो जितने ज़्यादा रुपया कमा सकता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और जो भी वो कमाएगा वो सब कुछ उसका अपना ही होगा। इसी में एक व्यवस्था और शामिल होती है जिसे हम बोलते हैं उदारवादी व्यवस्था। और दूसरी टाइप की जो व्यवस्था है दोस्तों वो होती है साम्यवादी व्यवस्था। इसमें ऐसा होता है कि हम कुछ भी अपने लिए नहीं कमाते। ठीक है, हम कुछ भी अपने अधिकार के क्षेत्र में नहीं रखते। उदाहरण के लिए आप ऐसे मान के चलो, जैसे जो मेरा घर है वो अभी मेरा है, ठीक है, पर्सनल मेरा है, इस पर किसी और का हक नहीं है, ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत में हो जाएगा। लेकिन यही अगर साम्यवादी व्यवस्था होती है, समाजवादी व्यवस्था होती, तो ये घर सिर्फ मेरा नहीं होता, ये सबका होता, बेसिकली ये सरकार का होता। वहाँ पर निजी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती है। आप कुछ भी अपने आप को नहीं बोल सकते कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, सब कुछ सरकार का होता है। सरकार अपने हिसाब से सबको बांट करके रखती है। और जो आप कमाते हो, जैसे मान के चलो हम 3 आदमी हैं, एक आदमी 1000 रुपये कमा रहा है, दूसरा आदमी जो है वो 500 रुपये कमा रहा है, और एक आदमी 100 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर हो गए टोटल 1600 रुपये। अब इन 1600 रुपये को दोस्तों तीनों पार्टों में बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक समाजवादी व्यवस्था बनती है जिसमें सब कुछ सबका होता है। तो यहाँ पर ये जो बर्लिन है ना, ये इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं के बीच में बटा हुआ शहर था।
आप ये जो बर्लिन को देख रहे हो, इसमें जो उधर वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो सोवियत सेक्टर का पार्ट है दोस्तों, ये समाजवादी व्यवस्था का था। मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सब कुछ सबका होता है और कुछ भी अपना पर्सनल नहीं होता। अब इन दोनों व्यवस्थाओं को बीच में बांटने के लिए क्या करा गया, यहाँ पर बर्लिन में एक दीवार बना दी गई, ठीक है। 1961 में 1961 में एक दीवार बना दी गई और उसके उधर साइड में रहने वाले लोग समाजवादी व्यवस्था वाले थे और इधर साइड में रहने वाले लोग जो थे वो पूंजीवादी व्यवस्था वाले लोग थे। तो ये काफ़ी मतलब सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इसको ऐसा एज्यूम कर लो कि आपकी सिटी में बीचों बीच में एक वॉल डाल दी गई है और आप उधर नहीं आ सकते, उधर के लोग इधर नहीं आ सकते। सोचो मतलब उस वॉल के जस्ट नज़दीक रहने वाले लोग क्या सोचते होंगे कि उधर साइड में क्या हो रहा है, इधर साइड में क्या हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है ना। तो सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, आप चिंता मत करें। तो ये जो दीवार थी ना दोस्तों, ये 61 में बनाई गई और 89 में टूटी। 28 सालों बाद इसको जो है तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। क्यों गिराया गया, इसका जवाब तो आपको आगे मिल ही जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, बर्लिन की दीवार गिरने से ये जो साम्यवादी व्यवस्था थी ना, इसका अंत हो गया, इसका पतन हो गया। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है, कैसे होती है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको सच में समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। मैं वैसे भी कमेंट करके नहीं भी बताओगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बता दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक वीडियो और लेकर के आऊँगा जिसमें मैं सारी प्रकार की व्यवस्थाओं को डिटेल से चर्चा करूँगा, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी नहीं होगी, थोड़ी सी बड़ी रहेगी। तो खैर अभी हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो बर्लिन की दीवार है इससे रिलेटेड देखो प्रश्न आ सकते हैं कि ये जो दीवार थी किस चीज़ का प्रतीक थी। तो प्रतीक थी दोस्तों ये पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का, ठीक है। पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का आप भी देख सकते हो, बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी। इसका जो निर्माण है दोस्तों 1961 में किया गया था और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 150 किलोमीटर से ज़्यादा थी, ठीक है। 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी दीवार बना दी गई थी। सोचो एक शहर को बांटने के लिए इतनी लंबी दीवार बनाई गई थी। और ये कितने सालों तक खड़ी रही, तो 61 से 89 आप समय जोड़ लो, लगभग ये 28 सालों तक ये दीवार खड़ी रही। और इस दीवार ने दुनिया के कुछ लोगों को मतलब दो भागों में बांट करके रखा था। बहुत नज़दीक का उदाहरण है, इसीलिए बर्लिन की दीवार जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कब गिरी है दोस्तों, 9 नवंबर को ये गिरी है। 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को लोगों को ने गिरा दिया। अगर आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है तो आप देख सकते हो, वहाँ पर एक ऐसा फिगर दिख रहा है जिसमें लोग दीवार में छेद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर ये तो छेद अभी नहीं हो रहा है, पहले से हो रखा है थोड़ा मोड़ा। आगे बढ़ते दोस्तों, बर्लिन की दीवार गिरने से हमें पता चलता है कि जो सोवियत प्रणाली थी वो खत्म हो गई। तो आइए ध्यान से समझते हैं कि जो साम्यवादी व्यवस्था है ये है क्या। देखो 1917 से पहले रूस में ना एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही थी। अगर आपने क्लास 9th का और 10th का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा ध्यान से, आपको तो पता होगा कि वहाँ पर एक रूसी क्रांति हुई थी, चीनी क्रांति हुई थी, ठीक है। तो उसी रूसी क्रांति के बाद में सिर्फ रूस की क्रांति नहीं, काफ़ी सारे देशों ने मिल करके एक क्रांति की थी। उस क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म कर देना है। जो लोग अपना अपना करते फिरते हैं उन सबको ख़त्म कर दो गरीबी मिटाने के लिए। और इसके बाद में जो भी निजी संपत्ति है वो भी ख़त्म करती जाए, ठीक है। निजी संपत्ति कुछ नहीं रहेगी, उस पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे समानता का सिद्धांत अपनाया जा सकता है। गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, अमीर लोग अमीर नहीं रहेंगे, ठीक है। सब एक जैसे हो जाएंगे। समानता का सिद्धांत ये जो है काफ़ी ज़्यादा लागू करेगा समाज में और इससे एक बराबर भाव पैदा होगा। एक तरीके से सोचने में अच्छा है कि भाई अगर कोई बहुत अमीर आदमी है तो उसकी सारी संपत्ति हमें मिल जाएगी, लेकिन अगर हम ही अमीर हुए और हमारी संपत्ति गरीबों को बांटी जाने वाली है तो हमें कैसा फील होगा। फिर दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा दिमागी इंसान है, ठीक है, वो बहुत सारा कमा सकता है और उसके अंदर एबिलिटी है कि वो काफ़ी सारा पैसा अर्न करे, लेकिन जितना भी वो अर्न करेगा वो सरकार ले करके सब में बांट देगी, तो फिर वो अमीर कैसे होगा, उसकी बुद्धि का विवेक का होने का क्या फ़ायदा, है ना। तो यूएसएसआर में दोस्तों कुछ ऐसी प्रणाली लागू करी गई थी कि पूंजीवादी व्यवस्था खत्म कर दी जाए, निजी संपत्ति जो है वो खत्म कर दी जाए और समानता के सिद्धांत अपनाया जाए। इसको जो है टोटल दोस्तों 15 देशों ने, ध्यान रखना 15 देशों ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक बहुत बढ़िया सोवियत प्रणाली का शुभारंभ किया, ठीक है। सोवियत प्रणाली में इन्होंने कोशिश करी कि जो भी चीज़ें होंगी वो केंद्र में होंगी और केंद्र के अंतर्गत में एक पार्टी रखी जाएगी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ही सारी चीज़ों पर रूल्स यानी नियम
और अपना जो शासन है वो करेगी, नियम बनाएगी, ठीक है, उनके नियमानुसार सारे लोग शासन करेंगे। और बहुत अच्छा चल रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा शुरुआत में 1917 से लेकर के दोस्तों जो है मान के चलो ये 1960 तक ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते रहे। 60 तक भी नहीं, थोड़ा और पहले तक ही मान लो, जैसे 50 के बाद तक भी थोड़ा बहुत। इसमें एक और बहुत खास बात थी कि इनके यहाँ पर विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था, विपक्ष और अन्य दल का भी कोई स्थान नहीं था। बेसिकली होता क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब जैसे मान के चलते हैं हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई पार्टी है वो शासन कर रही है, ठीक है, अपने देश में शासन कर रही है, और शासन के दौरान अगर उसका मन में थोड़ा खोट आने लग जाए, वो थोड़ा गलत तरीके से रेगुलेशन करने लगे, जनता की बातों को ना माने, जनता जो है चाहती है वो ना करे, तो क्या होगा, जनता आंदोलन करेगी और एटलीस्ट उस पार्टी को हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, दोबारा सिलेक्शन होगा और नई वाली पार्टी आ जाएगी। और इस पुरानी पार्टी को भी डर रहेगा कि अगर हमने जनता की भलाई के लिए काम नहीं करे तो जनता अगली बार हमें वोट नहीं देगी, और वोट नहीं देगी तो हम जीतेंगे नहीं, और दूसरी वाली पार्टी जो है गद्दी पर बैठ जाएगी। उसको बोलते हैं विपक्षी पार्टी। इसके डर से जो सरकार होती है वो जनता की भलाई के लिए हमेशा कार्य करती रहती है। लेकिन सोचो क्या होगा अगर पार्टी दूसरी है ही नहीं, एक ही पार्टी है, अब वो चाहे भलाई का काम करे चाहे नहीं करे, ऐसे में जो भुगतना पड़ेगा वो जनता को भुगतना पड़ेगा। और भाई दूसरी पार्टी को बिठाने का ऑप्शन भी तो नहीं है, हम अपने मन से कोई दूसरी पार्टी भी नहीं चुन सकते। तो यही सबसे बड़ी यहाँ पर जो है गलती होना शुरू हुई कम्युनिस्ट पार्टी में, और सॉरी सोवियत संघ प्रणाली में, कि यहाँ पर अन्य दल के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरी थी, शुरुआत में तो आपको सब कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, बाद में धीरे धीरे पार्टी बुरी होती चली गई, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो अर्थव्यवस्था थी वो भी बहुत प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रही थी, योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही थी, और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था दोस्तों राज्य के नियंत्रण में हुआ करती थी। तो इससे क्या होता है, इससे ये था कि जितनी भी जैसे अर्थव्यवस्था है वो सारी की सारी गवर्नमेंट अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो ध्यान रख रही है कि कौन सी चीज़ें बन रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं, किसको कितना कमा करके देना है, किसकी कितनी इनकम बढ़ानी या नहीं करना है। तो इससे समानता का भाव जो है वो शुरुआत में लागू रखा जा सकता था, और ये व्यवस्था शुरुआत में तो बहुत अच्छी थी। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, सोवियत संघ जो था वो शुरुआत में इन कुछ देशों से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद में उसने धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू कर दिया, और उसमें काफ़ी सारे देश जो थे उनको जोड़ लिया। इनमें जो देशों को जोड़ा उनमें से ये दोस्तों कुछ पूर्वी यूरोप के देश थे, और पूर्वी यूरोप के देशों को जोड़ने के बाद में जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी हद तक बदलने लग गई। कैसे इन्होंने पूर्वी यूरोप के देशों को अपने में जोड़ा, ऐसा हुआ था कि देखो जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, अच्छा एक टॉपिक और आपको बता देता हूँ कि अगर आपको यूरोप, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी यूरोप, ठीक है, एशिया, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य एशिया, ऐसी चीज़ों के शब्दों से आपके दिमाग में इमेज नहीं आ रहा है कि हम किस मैप के स्थान की बात करें, तो भाई बहुत गलत काम कर रहे हो। पहले मैप समझो, मैप को कायदे से समझो, मैप को कायदे से समझो, और ये समझो कि वहाँ पर पूर्वी यूरोप क्या है, पश्चिमी यूरोप क्या है। जब भी हम लोग बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो आपके दिमाग में उत्तरी अमेरिका आना चाहिए, उत्तरी एशिया आना चाहिए, दक्षिणी एशिया आना चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं आता, आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा। और आप अगर आगे ढंग से पढ़ना चाहते हो, आगे कुछ करना चाहते हो, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताते रहो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं सारी कमेंट कंटिन्यूअसली पढ़ रहा हूँ, तो चीज़ों को जैसा भी आप लोग कहेंगे वैसे करते जाऊँगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं पूर्वी यूरोप की। तो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, जैसा कि आपने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पढ़ा होगा, पता होगा, उसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से बहुत सारी फांसीवादी ताकतें थी दोस्तों, वो इन देशों को अपना गुलाम बना के बैठे हुए थे, या फिर इन देशों में कह सकते हैं कि फांसीवादी ताकतों का अपना बोलबाला था पूर्वी यूरोपीय देशों में, ठीक है। तो सोवियत संघ ने उन फांसीवादी ताकतों से उनको आज़ाद करा दिया। अब ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि सोवियत संघ खुद तो चल ही रहा है, और इन पूर्वी यूरोप के देश हैं उनको भी आज़ाद करा दिया। आज़ाद कराने के साथ में उन्होंने क्या किया, जो समाजवादी प्रणाली थी वो दोस्तों वहाँ भी लागू कर दी, क्योंकि मतलब आप अपने पड़ोसी के लिए काफ़ी अच्छे काम करें, उनको खाना पीना दें, और फिर उनके ऊपर रेगुलेशन भी करेंगे, मतलब वो कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे काम करेंगे, ये सब कुछ भी आप कंट्रोल करने लग जाएं, ऐसा कुछ सिचुएशन बनाया इन्होंने। मतलब जो सोवियत संघ था, उन्होंने पूर्वी यूरोपीय देशों में अपना जो कब्जा था वो इस तरीके से किया कि पहले उनको आज़ाद करा दिया, उसके बाद में खुद की जो समाजवादी प्रणाली थी वो वहीं पर लागू कर ली। अब होता क्या है कि बेसिकली हर कोई चाहता है कि हमारा एक राजा हो, और राजा जो है वो हम पर शासन करेगा अपने हिसाब से, ठीक है, अपने नियम कायदे कानून बनाएगा। लेकिन अब लागू हो गई वहाँ पर समाजवादी प्रणाली। तो समाजवादी प्रणाली में सब कुछ सभी का हो गया,
पहले तो सब कुछ प्राइवेट ही था, पूंजीवादी व्यवस्था चल रही थी। राजतंत्र में भी कई हद तक पूंजीवादी व्यवस्था ही होती है, उदारवादी व्यवस्था ना मान के चलो, लेकिन पूंजीवादी तो रहती है। और वही चीज़ यहाँ पर खत्म हो गई, समाजवादी व्यवस्था लागू हो गई। तो इन्होंने मिल करके पूरा रेड वाला, जितने भी आप ये मैप में देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैप में जितने रेड कंट्रीज दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे रेड कंट्रीज, यहाँ वाला ये कंट्री, और वो देखो उधर साइड में जापान के आसपास में जो कंट्री हैं, ये सब कुछ मिल करके दूसरी दुनिया कहलाने लग गया है। ठीक है, तो पहली दुनिया तो आपको पता है, पहली दुनिया कौन थे? वो सारे देश जो अमेरिका के साथ में थे। दूसरी दुनिया के वो देश हो गए जो सोवियत संघ के साथ में हो गए। तो इस तरीके से दुनिया दो गुटों में बढ़ गई। और यहाँ पर ग्रीन वाले भी आप देख सकते हो, ये बेचारे अलग बैठे हुए थे, ये बोल रहे थे हमें किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना है, तो इनको हम तीसरी दुनिया की संज्ञा दे सकते थे। फिर सोवियत संघ की कुछ अच्छी बातें भी सीख लो भाई, काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछ दे एग्जाम में या कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा था, तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि भाई महाशक्ति था। आप इतनी देर से हम लोग समझ रहे हैं कि सोवियत संघ एक दूसरी दुनिया के रूप में था, तो वहाँ पर वो जब एक महाशक्ति है तो कैसे है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, आप इन्हीं पॉइंटों को याद कर लो कायदे से। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ थी सोवियत संघ के पास में दोस्तों, वो थी उन्नत संचार प्रणाली। ये उन्नत संचार प्रणाली किसी और ग्रुप के पास अभी तक इतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से नहीं थी। संचार प्रणाली में चाहे वो मैसेज भेजने की बात हो, चाहे कॉल करने की बात हो, बेसिकली फ़ोन वगैरह जो थे वो भी इनके पास में थे, और परिवहन भी इनके पास में बहुत तगड़ा था। मतलब दूर दराज के स्थानों को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से कनेक्ट किया था। अगर कहीं आना जाना हो तो चाहे वो रेल का जरिया हो, चाहे वो सड़क का जरिया हो, सब कुछ इनके पास में अच्छी खासी संचार प्रणाली थी, जिसमें वस्तुएं और मैसेज, संदेश, कॉल, वॉइस, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ जाता था बहुत तगड़े से। दूसरी चीज़ ये थी कि दोस्तों आप इनके मैप को देख सकते हो, यहाँ पे इनका जो मैप है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इनके पास में ये प्राकृतिक संसाधनों के सारे धनी देश हैं। इनके पास में प्राकृतिक संसाधन से लेकर के मानव निर्मित संसाधनों तक की बहुत भरमार थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कारखाने हो, उत्पादन केंद्र हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में था। इसीलिए ये एक महाशक्ति के रूप में उभर पाए। अब अच्छा ऐसा काम करते हैं, आप ऐसे एक उदाहरण के रूप में सोचो कि आप और आपका दोस्त, ठीक है, दो दोस्त हैं, और मतलब एक आप हो और आपका दोस्त है, दोनों के पास में एक भी रुपया नहीं है, एक भी रुपया नहीं है। बस आपके दोस्त के पास में बहुत बड़ा खेत है और आपके पास में खेत बहुत छोटा है। अब जब पैसे हैं नहीं तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे कि अपने खेत में भाई फसल उपजाएंगे, है ना। उसके पास बड़ा खेत है तो 5-6 फसलें उपजा लेगा, हो सकता है 5-6 नहीं तो 2-4 पीजी लगा दे कोई पेड़ फल वल का, और 5-7 साल बाद, 10 साल बाद वो फल जो पेड़ होगा वो तो फल देगा ही देगा, और जब फल देगा तो उनको बेच करके उसके पास काफ़ी पैसा आ जाएगा, है ना। और आपके पास छोटा पेड़ है तो आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, और आपके पास में छोटा खेत है तो चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, आप 1-2 पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़ लगाएंगे, 4 पेड़ लगाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली संसाधनों की वजह से ही आप जो है गरीब रह गए। तो यहाँ पर जब इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी तो ये ऑटोमेटिकली बहुत अमीर देश होते चले गए। सिर्फ देश ही नहीं, ये पूरा का पूरा जो सोवियत संघ का ग्रुप था ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा संसाधनों से धनी प्रदेश या शक्ति के रूप में था, ऐसे समझ लो। और अगर हम लोग निर्माण केंद्र की बात करें तो दोस्तों निर्माण केंद्र भी इनका बहुत ज़्यादा उन्नत था। अब उन्नत का मतलब ये है कि उनकी क्वालिटी तो बेशक बहुत अच्छी ना हो, जैसे पश्चिमी देशों वाले लोगों की थी। पश्चिमी देश में कौन आते हैं? यूरोप के देश, जैसे कि इंग्लैंड वगैरह, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे जो देश हैं, इटली वगैरह, ये सब कुछ पश्चिमी देशों में गिने जाते हैं। तो पश्चिमी देशों की उत्पादन के मुकाबले इनकी क्वालिटी बेशक अच्छी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत A1 क्वालिटी का बनाते थे, इनकी क्वालिटी बहुत झकास थी, ऐसा बुक में भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बनता इनके यहाँ पर सब कुछ था। सुई से लेकर के कार तक हर एक चीज़ जो आम व्यक्ति की आवश्यकताओं की चीज़ें थी वो सब कुछ यहाँ पर बनती थी। अगर आपको कपड़े चाहिए तो कपड़े बनते थे, कपड़े सिलने वाली मशीन चाहिए थी तो वो भी मिलती थी, और आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ यहाँ पर मिलता था। क्वालिटी बेशक अच्छी ना हो, इन्होंने अपने आप के अंदर मतलब अपने सभी देशों को मिला करके एक ऐसा उत्पादन केंद्र बना करके रखा था जो बहुत A1 क्वालिटी का था। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्वालिटी अच्छी नहीं दे पाते थे, मतलब जो बनाते थे वो बहुत अच्छा नहीं बनाते थे। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो सोवियत संघ की सरकार थी, बेशक जो कम्युनिस्ट पार्टी शुरुआत में इन्होंने जो ग्रुप बनाया था,
इन्होंने लोगों की एक न्यूनतम जीवन स्तर की जो रेखा होती है वो भी तय कर दी थी। अब आप ये पूछोगे ये क्या होता है, मतलब देखो हम लोग जानते हैं कि न्यूनतम स्तर रेखा में आपको शिक्षा तो मिलनी ही मिलनी है ना। हर व्यक्ति का अधिकार होता है शिक्षा प्राप्त करना, हर व्यक्ति का अधिकार होता है उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण की लगभग सभी वस्तुएं जो थी इनके यहाँ पर उपलब्ध रहा करती थी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सोवियत संघ जो है वो हर बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ वो कर रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कहीं स्कूल है कहीं स्कूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हॉस्पिटलिटी बहुत ठीक ठाक बना रखी थी, हर जगह पर मिल जाते थे। बच्चों की देखभाल के लिए जैसे अब देखो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन केंद्र में औरतें भी काम करती थी, तो उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, तो उन बच्चों को देखभाल के लिए बच्चों के कुछ घर वगैरह बना करके रखे थे हर जगह पर, जहाँ पर औरतें अपने बच्चों को वहाँ पर दे देती थी, वो पूरे दिन उनकी देखभाल करते थे और औरतें काम करने चली जाती थी। तो बच्चों की देखभाल के लिए भी केंद्र वगैरह बना करके रखे थे ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहे, क्योंकि अगर एक औरत 2.5 साल तक एक बच्चे को संभालेगी, 2.5 की उम्र से तो 5-6 साल तक बच्चे को संभालना पड़ता है, तो 5 साल तक वो कोई काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको बच्चे को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरीके की केयर टेकर वाले घर बना दिए थे बच्चों के, जो चाइल्ड केयर इस तरीके से जो भी हों, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, और लोक कल्याण की सभी वस्तुएं, आम आदमी को क्या क्या चाहिए होता है, आप अपने घर में लगभग जो भी वस्तुएं देख लो, स्पेशली नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है एक बहुत तगड़ा ड्रोन खरीद लाए, ड्रोन जैसी चीज़ें नहीं, जो आम आदमी के जीवन की रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की वस्तुएं होती हैं वो सब कुछ इनके यहाँ पर बनती थी। भाई खुद बनती थी, दूसरों से नहीं लेते थे, ऐसा नहीं है कि दूसरे देश से मंगा रहे हैं, खुद ही बनाते थे सोवियत संघ वाले। और एक बहुत बड़ी जो चीज़ थी इनकी शक्ति की वो थी कि इनके यहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं रहता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हैं जो सोवियत संघ को एक महाशक्ति के रूप में उभारती हैं। वाकई में अच्छा काम किया तभी महाशक्ति के रूप में उभर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट हो, ये आइडियल नहीं थे। ठीक है, इनके अंदर भी बहुत सारी कमियां थी। आइए देखते हैं कि करके इनके अंदर कौन कौन सी कमियां रह गई भाई, जो इनको थोड़ा कमज़ोर बनाती चली गई। देख सकते हो ये सोवियत संघ के नेता हैं, अभी कौन है इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और ये सोवियत संघ का जो लोगो है उसको कुछ ऐसे बिखेरते हुए दिखाया गया है यहाँ पे, तो इससे अनुमान लगा सकते हो कि कैसे कमज़ोर पड़ता जा रहा था। ठीक है, बेसिकली कुछ कारण थे, वो ये थे। पहला जो सबसे बड़ा कारण था दोस्तों वो था कि नौकरशाही का जो शिकंजा था वो मजबूत होते जा रहा था। नौकरशाही का शिकंजा मजबूत होने का मतलब ये है कि जो इंटरनली लोग काम कर रहे हैं नौकरशाहिता वाले, वो सब अपना सिक्का जमाते चले आ रहे हैं। एक बार जो सेलेक्ट हो गया वो अपने हिसाब से रेगुलेशन वगैरह शुरू कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो नौकरशाही का शिकंजा मजबूत होते जा रहा है। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी अब वो सत्तावादी होती जा रही है। सत्तावादी का मतलब होता है दोस्तों कि अब वो गद्दी पर बैठ गए तो हटना नहीं चाहते और किसी भी हालत में अपनी गद्दी खोना नहीं चाहते, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो ये सत्तावादी होते जा रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनको लोकतंत्र तो चला ही नहीं सकते थे। लोकतंत्र का मतलब अपनी इच्छा अनुसार जो काम करना चाहे वो तो कर ही नहीं सकते थे, जिस व्यक्ति को चुनना चाहे वो नहीं चुन सकते थे। और जो बहुत बड़ी बात थी वो ये थी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी भी इनको नहीं थी। आप में से बहुत सारे लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में जानते हैं, 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें हमारा एक मौलिक अधिकार है यार, हम बोल सकते हैं। अगर हमारी सरकार कुछ गलत कर रही है तो हम उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं, ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। प्रेस, मीडिया, ये सब कुछ अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत में आते हैं। न्यूज़ चैनल, ये सब कुछ अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत में आते हैं। तो इसके अलावा हम लोग जैसे कभी किसी नेता के खिलाफ भी अगर कुछ बोलते हैं तो हम नेता के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम नेता के कामों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं कि उन नेता ने अच्छा काम नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। मानहानि नहीं करते, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें पूरी तरीके से होती है। लेकिन इनके यहाँ पर वो भी नहीं थी। तो लोग पता है क्या करते थे, लोग कार्टून बनाया करते थे, कार्टून वाले चित्र बना देते थे जिससे लोग जो है अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचा सकें। और कार्टून है तो लोग उसको हंसी में भी ले लेते थे, जैसे अगर कोई नेता गुस्सा हो जाए तो कहेंगे तो बस ऐसे ही बनाया हुआ है। लेकिन लोग फिलहाल अपनी जो बातें हैं वो कार्टूनों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दीवारों पर कैसे भी चित्र पोत देते थे। जैसे बर्लिन की दीवार अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पर तो आपको बहुत ही अजीबोगरीब पेंटिंग्स, चित्र, कार्टून वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि इन लोगों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होने के कारण दीवारों पर उकेरा था, बनाया था। ठीक है, एक और बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यहाँ पर भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी जो बना दी गई सोवियत संघ को संभालने के लिए, उन्होंने ही अपना शासन शुरू कर दिया, कोई विपक्षी दल तो था नहीं। और सबसे बड़ी बात ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं थी। जवाबदेह का मतलब होता है यार कि अगर कोई काम आप कर रहे हो,
ठीक है, तो जनता उसका हिसाब मांग सकती है आपसे, आपने कितना करा, कितने लोगों को उससे फ़ायदा हुआ, ये सब कुछ जनता को आपको बताना पड़ सकता है। तो ये सब कुछ वहाँ पर था ही नहीं। तो भाई जब जवाबदेह नहीं है तो डर किससे रहेगा, जनता से तो कोई डर ही नहीं है पर सरकार को, तो सरकार जैसा चाहेगी वो अपने हिसाब से कर सकती है। और एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि आप ये समझ सकते हो कि जैसे 15 देशों ने मिल करके अपने लिए एक प्रकार की शासन व्यवस्था शुरू करी थी, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो सोवियत संघ व्यवस्था थी। ठीक है, अभी जो 15 देश हैं, 15 देशों ने अपनी व्यवस्थाएं शुरू करी और अभी जो 15 देश हैं इन्होंने अपने लिए एक शासन व्यवस्था, सोवियत संघ की व्यवस्था जो थी वो शुरू करी, और वो ये चाहते थे कि हर देश को इसमें समानता का अधिकार मिले, समानता जो है सब में व्याप्त हो। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि जो रूस था वही दोस्तों अपना मनमानी करते रहता था। ठीक है, वो सोवियत संघ के प्रभुत्व के रूप में आने लग गया कि सोवियत संघ पे जो भी चलेगा वो रूस के हिसाब से चलेगा। जितने भी सोवियत संघ के देश हैं, चाहे वो पूर्वी यूरोप वाले हों, चाहे वो बाद में जुड़े हुए हों, सब पर जो प्रभुत्व था वो सोवियत संघ में, सबका जो प्रभुत्व था वो केवल रूस का ही चलता था, जिस कारण और जो देश थे दोस्तों वो धीरे धीरे खफा होते चले गए, नाराज होते चले गए। ठीक है, और इससे सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो धीमे धीमे कमज़ोर पड़ती चली गई। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सोवियत संघ था वो लड़खड़ा गया। कहने का मतलब ये है कि सोवियत संघ कैसे कमज़ोर पड़ गया, वो गिर गया। तो कमजोरी के कारण तो हमने जान लिए। सबसे पहला जो कारण आप समझ सकते हो इसके लड़खड़ाने का, वो ये था कि ये प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी क्षेत्रों जो देश थे उनके मुकाबले पीछे रह गए। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब बहुत सिंपल है कि हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, वो काफ़ी अच्छी बनती है, और वो जो है दूसरे देशों के मुकाबले चाहे अच्छी हो चाहे नहीं हो, बट वो हमारे लायक अच्छी होती है। लेकिन यहाँ के लोग खुद से महसूस करने लग गए थे कि भाई हमारे यहाँ जो खाने पीने की चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो बिस्किट है, चाहे वो खाने वाली रोटी है, चाहे वो पहनने वाले कपड़े हैं, वो सब कुछ घटिया हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं। लेकिन जो पश्चिमी देश हैं, जैसे इंग्लैंड वगैरह हो गया, अमेरिका वगैरह हो गए, वहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं दोस्तों वो बहुत बढ़िया होती हैं। सिर्फ खाने पीने की ही नहीं, पहनने वाली, यूज करने वाली, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हर चीज़ उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और हमारे यहाँ की जो क्वालिटी है एकदम पुरानी है। उनके यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, और जो हमारे देश में, मतलब सोवियत संघ के देश में, हमारे नहीं बोल रहा हूँ यार, अपने देश में सब कुछ बहुत अच्छा है। सोवियत संघ वाले सोचते थे कि जो उनके यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी के हैं। तो ये चीज़ जो थी लोगों को पता चलने लग गई कि भाई देश हमारा, सोवियत संघ जो है वो पीछे रहने लग गया है। ठीक है, इसी के बाद में दोस्तों एक और बड़ा प्रॉब्लम था, वो था कि जो नागरिक लोग थे सोवियत संघ के, उनकी जो राजनीतिक इच्छाएं थी और आर्थिक इच्छाएं थी, आर्थिक आकांक्षाएं थी, उसको ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। 15 देशों की मिलीजुली सरकार बोल सकते हैं, 15 देशों पर शासन करने वाली सरकार, या 15 देशों पर अपने नियम कायदे कानून चलाने वाली जो सरकार थी, वो किसी भी देश की जनता को खुश नहीं रख पा रही थी। वो ऐसे कोई काम नहीं कर पा रही थी जिससे जो लोग हैं वो खुश रहें। बेसिकली शुरुआत के सालों में तो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। 1917 से लेकर के 1950 तक वहाँ पर जो शासन प्रणाली चली, जो प्रकार की रेगुलेशंस रही, बहुत अच्छी रही, जनता बहुत खुश थी। उसके बाद में जब ये शीत युद्ध शुरू हुआ, तब दोस्तों सब कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब इन्होंने 1979 में दोस्तों अफगानिस्तान में क्या करा, हस्तक्षेप कर दिया था। 79 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया। पैसे तो ऑलरेडी थे नहीं इनके पास। ठीक है, पैसे क्यों नहीं थे, अर्थव्यवस्था क्यों कमजोर थी? क्योंकि अमेरिका से टक्कर लेते रहते थे हथियारों की होड़ में, कि उनके पास 4 हथियार आ गए तो हमें भी 40 हथियार रखने हैं। तो इस चक्कर में जितनी भी जनता का जो पैसा देना था, जो जनता के लिए खाद्य में या फिर पहनने में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो भी चीज़ें बढ़ानी थी, वो सारा पैसा काट लिया उधर से, और काट करके हथियार बढ़ाने में लग गए। तो इससे जनता और ज़्यादा नाराज़ हुई। ठीक है, अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप कर दिया, उसमें भी बहुत ज़्यादा इनका जो है धनराशि ख़त्म करनी पड़ी, जिससे इनके देश में, मतलब कुल मिला के सोवियत संघ में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से तंगी आना शुरू हो गई। एक चीज़ और समझनी होगी आपको कि यहाँ पर ना काम करने के लिए बहुत कामगर थे, श्रमिक तो बहुत लगे हुए थे, लेकिन जो चीज़ें थी वो ढंग से नहीं बना रहे थे, और तो और चीज़ों की मात्रा भी ज़्यादा नहीं बना रहे थे। मतलब कोई 10 चीज़ बना दी और खाने वाले 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, 80 लोग हैं, तो कैसे पूरा पड़ेगा? तो इससे क्या हुआ, उपभोक्ता वस्तु की कमी होती चली गई, और जो जनता थी वो परेशान होती चली गई, और वो इस व्यवस्था से परेशान होती जा रही थी, और वो सोवियत संघ जो व्यवस्था थी उसको बहुत बुरा मानने लग गई कि सोवियत संघ उनको नहीं चाहिए। ठीक है, उनको अपनी खुद की सरकार बनानी है। तो फाइनली दोस्तों एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम है गोर्बाचेव। ठीक
ठीक है, हमने पहली हेडिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी हेडिंग पर। ये व्यक्ति आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत महान व्यक्ति हैं, नाम इनका गोर्बाचेव। इन्होंने वो सारे कमियां दूर करने की कोशिश की जो अभी तक आप पढ़ते जा रहे थे कि सोवियत अर्थव्यवस्था कैसे लड़खड़ाई या सोवियत संघ कैसे लड़खड़ाया, ठीक है, क्यों कमज़ोर पड़ा। इन्होंने उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करी। हालांकि हुआ कि नहीं हुआ वो हम आगे देखेंगे। तो फाइनली ये जो थे, ये इनके क्या कहते हैं, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे, ठीक है, गोर्बाचेव। और इन्होंने सबसे पहला जो काम करा वो किया कि जो पश्चिमी देश हैं दोस्तों, उनसे अपने रिश्ते सामान्य करने का प्रयास किया। क्योंकि ये देख रहे थे कि जनता चाह रही है कि भाई बढ़िया आइटम मिले, और बढ़िया आइटम कब मिलेगा, जब हमारा रिलेशन पश्चिमी देशों से अच्छा होगा, तब हमें क्वालिटी पता चल पाएगी कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो लोग कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छी कर रहे हैं, सस्ती कर रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल वहीं पुराने देसी क्या बोलते हैं, आदम बाबा जमाने के ढर्रे अपना रखे हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो सबसे पहला काम किया दोस्तों वो ये था कि पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारने की कोशिश करी। और इन्होंने देखा कि सोवियत संघ की जो जनता है वो बड़ा परेशान है, वो चाहती है कि एक ही शासक ना रहे, उनको ऑप्शन मिले, वो अपने हिसाब से लोगों को चुन पाएँ। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, इसके लिए इन्होंने सबसे पहले लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश करी, ठीक है। जितने भी सोवियत व्यवस्था में जो लोग नेता लगे हुए थे उनको हटा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने की कोशिश करने का निर्णय लिया, ठीक है, निर्णय ले लिया। अभी निर्णय लेते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि लागू हुआ कि नहीं हुआ वो अलग की बात है। निर्णय लेने लगे तो जो वहाँ के नेता थे पहले से बने हुए, वो तो भाई गुस्सा आ गए। क्योंकि सोचो, अगर एक नेता ऑलरेडी बना हुआ है, जनता बेशक परेशान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेता तो नेता है, उसको तो तकलीफ होगी ना कि उसको हटाया जाने वाला है, तो वो तो विरोध करेगा ही करेगा। तो भाई विरोध जो था वो सारे लोग करना शुरू कर दिए थे, वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन जो जनता थी सोवियत संघ की, वो क्या जवाब देगी। जनता काफ़ी समय से देख रही थी यार कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हो रही हमारे यहाँ पर। गोर्बाचेव ने निर्णय तो लिया लेकिन लागू कुछ नहीं कर पाए। एक और बड़ी बात है कि सोवियत अर्थव्यवस्था के शुरुआती समय में, सोवियत अर्थव्यवस्था के जो शुरुआती समय चालू हुआ था, उस समय पर जैसी शासन प्रणाली लागू कर दी थी, या उस समय पर जैसे शासन प्रणाली लागू थी वैसी गोर्बाचेव फिर भी नहीं कर पाए, जिसके कारण जनता क्या बोले कि तुम चाहे कुछ भी करो, हमें अपना ही चाहिए सोवियत संघ, है ना। तो गोर्बाचेव जो थे वो पुरानी रणनीतियां या पुरानी प्रणालियां लागू नहीं कर पाए थे, और इससे क्या होता चला गया कि जितने भी पूर्वी यूरोप के देश हैं या जो भी सोवियत संघ में शामिल देश थे दोस्तों, उन सबकी एक एक करके सरकार वहाँ की जो थी वो गिरने लग गई। अच्छा हाँ, कुछ लोग ये सोचेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, सब कुछ सरकार ये वो। तो आइए आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखो, जैसे ये एक देश है, ठीक है, ये एक देश है, आप अज्यूम करें ये एक और दूसरा देश है, ये एक और तीसरा देश है, और एक ये बड़ा सा देश है, ठीक। अब ये चारों मिल करके अपनी एक शासन प्रणाली शुरू करते हैं कि हम चारों लोग एक ही जैसी शासन प्रणाली रखेंगे। इनमें से इस देश को बोल दिया जाता है कि तुम हमारे किंग हो, तुम्हारे यहाँ पर हम अपना एक केंद्र बनाएंगे, उस केंद्र में जो लोग बैठेंगे वो हम चारों देशों पर शासन कैसे किया जाएगा उसका रेगुलेशन करेंगे, नियम कायदे कानून बनाएंगे। इस चीज़ को आप बोल सकते हो सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ। और ये 4 देशों पर नहीं, ये 15 देशों के साथ में चल रहा था, ठीक है। तो मास्को में दोस्तों इसकी शासन प्रणाली लागू की गई थी, वहीं पर इसका केंद्र बनाया गया था। मास्को से ही, मास्को रूस का एक नगर है। मास्को रूस का क्या है आप मेरे को कमेंट करके बताओ। इसमें मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा मास्को रूस का कौन सा फेमस स्थान है, मतलब जब आप लोग कुछ याद करते हैं तो आपको याद कराया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी पर जो शासन प्रणाली रहेगी वो मास्को में बैठे कुछ लोग जो हैं वो तय करेंगे, और उसी आधार से सभी लोग जो है शासन चलाएंगे। अब जो लोग मास्को में बैठे रेगुलेशन बनाएंगे, इस देश में भी एक सरकार पहले से ही बनी हुई है जो इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, ठीक है। वो उन्हीं का आदेश फॉलो करेगी, वो उन्हीं की बताई गई बातों को मानेगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सरकार बेसिकली इस पर्सन की है जो मास्को में बैठे हुए कुछ केंद्रीय लोग हैं इनकी, और इनकी बातों को मानते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। वो फिर अपने देश में पूरी सरकार को लागू रखते हैं। तो अब हुआ क्या कि जैसे जैसे ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो
इन लोगों ने अपनी अपनी देश के जो लोग थे, इन लोगों ने अपनी अपनी सरकारों को हटाना शुरू कर दिया। जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी, साम्यवादी जो सरकार थी, वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गई। जैसे इस देश की जो सरकार थी वो गिर गई। अब जब सरकार गिर गई तो ये चाहे कितना भी चिल्लाएं, कितना भी बोले कि काम करो हमारे अकॉर्डिंग, तो ये देश क्यों चलाएगा भाई? वो उनके रूल्स को क्यों मानेगा? नहीं मानने वाला ना। तो आई थिंक आप ये समझ रहे होगे, और अगर आप ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे बताना, मैं लाइव आकर के आपको चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जनता ने क्या जवाब दिया। फिर क्या हुआ, गोरबाचेव ने कुछ नीतियां लागू करी। अभी तक तो केवल वो निर्णय ले रहे थे, फिर उन्होंने कुछ नीतियां लागू भी की, और जो नीतियां लागू करने की कोशिश करी वो ये था कि इन्होंने अपने देश के बाहर जो देश टूट रहे थे, जहाँ पर सरकार गिर रही थी, उनके गिरते रहने के बावजूद भी अपने अंदर, अपने देश के अंदर दोस्तों, इन्होंने कुछ आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को चालू करने की कोशिश करी, और लोकतंत्रीकरण होता है उसकी नीति चलाई। मतलब इस तरीके का काम किया कि अब भाई सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की रहेगी तो गड़बड़ होगा, जनता देखो मान नहीं रही है, जनता टूट रही है, जनता जो है सरकार गिराए दे रही है, तो हमें कुछ ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी, ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जहां पर जनता खुद से चुन पाए, लोकतंत्र की सरकार जो है बनाई जा सके। लोकतंत्र की सरकार बनने लग गई। लेकिन जो पहले से नेता बैठे हुए थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी की पहले से जमे हुए नेता थे गद्दी पर, वो इन सारी चीज़ों का विरोध करने लग गए। अब विरोध क्यों ना करें, उनको तो भाई बैठे बैठे मज़े मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो काफ़ी चिंताग्रस्त हो रही है। ऊपर वाली जिसको बोलते हैं हाई लेवल की जो सरकार है ऊपर की, वो चिंताग्रस्त हो रही है, और छोटे वाले जो गद्दी पर जमे हुए थे उनको कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा था, तो वो सब परेशान होने लग गए कि भाई हमें क्यों हटाओगे। तो सोवियत संघ के जो नेता थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, काफ़ी विरोध किया, और बेचारे गोरबाचेव करते भी क्या, ठीक है। फिर ये जितने भी नेता थे दोस्तों, ये सब बहुत गुस्साए हुए थे कि ये जो गोरबाचेव हैं ये हमारे सामने दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने एक तख्ता पलट करने की कोशिश करी। तख्ता पलट का मतलब ये है कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी कि हमें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सोचो, स्कूल के जो टीचर हैं अगर वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, और प्रिंसिपल उन सारे टीचरों को हटाने की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि बच्चे अपने मन से किसी भी टीचर को चुन सकते हैं कि उसके क्लास टीचर कौन होने वाला है, तो सारे टीचर इस बात से बड़ा गुस्सा होने वाले हैं। जो प्रिंसिपल हैं सोच रहे हैं सारे टीचर कि प्रिंसिपल को ही अगर हटा देंगे तो ऐसा नियम कायदा कानून ही नहीं आएगा कि बच्चे खुद से चुन पाए, तो हम अपनी मर्जी से ऐसे पढ़े रहेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। तो इसीलिए जो नेता थे उन्होंने कोशिश करी कि किसी भी तरीके से प्रिंसिपल को हटा दिया जाए, मतलब जो राष्ट्रपति है सोवियत संघ के, उसको बदल दिया जाए। तो बदलने के लिए उन्होंने एक भरसक प्रयास किया, तख्ता पलट करने की कोशिश करी। बेशक वो असफल हो गया, प्रयास सफल नहीं हो पाया, और जो गोरबाचेव थे उनको वो हटा नहीं पाए, ठीक है। तो गोरबाचेव को हटाने की कोशिश तो करी गई, बट गोरबाचेव हटे नहीं। लेकिन इतने में एक बड़ी चीज़ हो गई कि जो जनता थी वो स्वतंत्रता का स्वाद चख चुकी थी। जनता को पता चल गया था कि भाई ये जो सोवियत व्यवस्था है ये कितनी खराब है, ठीक है। उतने दिनों में जब तक ये सब कुछ हुआ, तख्ता पलट हुआ, चीज़ें बदलने की कोशिश शुरू हुई, इतने दिनों में जनता जो है वो आज़ादी का स्वाद चख चुकी थी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे, कुछ देश जिन्होंने अपने यहाँ की सरकारों को गिरा दिया था, जिसके बाद में स्वतंत्र हो गए थे, तो उन्होंने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया था, उनको पता चल गया था स्वतंत्रता कैसी है, ठीक है। तो इसीलिए वो वापस से सोवियत व्यवस्था में तो जाने वाले थे नहीं, तो उन्होंने सोवियत व्यवस्था में जाने से मना कर दिया। अच्छा, एक व्यक्ति थे बोरिस येल्सिन। ये कौन थे? जैसे ही गोरबाचेव गद्दी पर बैठे थे दोस्तों, वैसे ही गोरबाचेव ने बोरिस येल्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव या प्रमुख घोषित कर दिया था कि ये जो बोरिस येल्सिन है वो रूस में जो पार्टी रेगुलेट कर रही है, ठीक है, वहाँ का देख रेख करेंगे, वो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख व्यक्ति रहेंगे। और बोरिस येल्सिन ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और वो अपना भाई काम करने लग गए, क्योंकि ये जो सोवियत व्यवस्था है ना, ये कई सारे देशों में चल रही है, और उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो व्यक्ति हैं वो हैं गोरबाचेव। लेकिन रूस उसका एक अकेला एक देश है, उस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए बोरिस येल्सिन को नियुक्त किया गया। अब जब ऊपर वाले व्यक्ति का तख्ता पलट हो रहा है तो बोरिस येल्सिन जो थे वो इसके खिलाफ हो गए। उन्होंने तख्ता पलट ना हो इसके लिए हर संभव कोशिश करी। हालांकि जो बोरिस येल्सिन थे उन्होंने देख लिया कि यार वाकई में जो सोवियत प्रणाली है वो ठीक नहीं है, तो बोरिस येल्सिन ने क्या करा, सोवियत संघ को छोड़ करके रूस से इलेक्शन लड़ा, खुद से इलेक्शन लड़े और वो जीत गए वहाँ पे।
जब जीते तो उन्होंने वहाँ पर एक अपनी सरकार बनाई, रूस को एक अलग देश घोषित कर दिया। बात है 1991 की दोस्तों, क्योंकि 1991 में ही ये सब कुछ चल रहा था, 1991 की, ठीक है। जून 1991 में क्या हुआ, बोरिस येल्सिन ने सोवियत संघ को इस्तीफा दे करके रूस में जो इलेक्शन लड़ा था उसके राष्ट्रपति बन गए और फाइनली रूस को भी अलग कर दिया सोवियत संघ से। बेसिकली सोवियत संघ जो रूस था वो काफ़ी समय पहले ही, 1 साल पहले ही तकरीबन सोवियत संघ से अलग हो चुका था, लेकिन वहाँ पर कोई राष्ट्रपति तो था नहीं इतने समय तक। तो बोरिस येल्सिन जो थे ये वहाँ के राष्ट्रपति बने और रूस अपने आप को सोवियत संघ से अलग कर चुका था। वो समझ गया था कि इनकी जो व्यवस्था है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद में दोस्तों जो पावर थी, जैसा मैंने आपको बताया कि वो पहले मॉस्को में थी, जो कि रूस में पड़ता है, ठीक है। वहाँ की, अभी मैंने आपसे पूछा था कमेंट करके क्वेश्चन बताना मुझे, तो मॉस्को से ये जो सत्ता थी वो गणराज्यों की तरफ खिसकना शुरू हो गई। गणराज्यों का मतलब होता है जो दूसरे राज्य हैं, जैसे लिथुआनिया हो गया, लताविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, ये सारे जो देश हैं जो सोवियत संघ के देश हुआ करते थे। तो जो मॉस्को के पास में पावर थी वो वहाँ से निकल करके इन देशों के पास में जाने लग गई और ये उस समय तक में सोच रहे थे कि सोवियत संघ को चलाने की जो पावर है वो अब हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों जो पावर है वो दूसरी तरफ खिसकने लग गई। लेकिन यहाँ पर कुछ एक बड़ी सोचने वाली बात है कि सोवियत संघ की इस प्रणाली से इतने सारे जो देश है, 15 देशों में से लगभग सारे देश बड़े खफा हैं। वो नहीं चाहते कि सोवियत संघ उनके पास रहे, वो नहीं चाहते कि सोवियत संघ की जो प्रणाली है वो लागू रहे। वो चाहते हैं लोकतंत्र आ जाए, वो चाहते हैं कि हम अपनी सरकार खुद से बनाएं, वो चाहते हैं कि हम अपने ऊपर स्वयं से अपने हिसाब से संप्रभुता के हिसाब से ही जो है शासन करें। लेकिन कुछ मध्य एशियाई देश थे दोस्तों जिन्होंने कभी इस चीज़ की मांग ही नहीं की। और ये बहुत सोचने वाली बात है कि वो वापस से नहीं जाना चाहते थे, कि वो सोवियत संघ से दूर ही नहीं जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि सोवियत संघ में ही रहें। आखिर भाई मैं जब सोचता हूँ ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आती कि सोवियत संघ जैसी व्यवस्था, सोवियत प्रणाली कितनी बुरी थी। मतलब आप खुद से सोचो यार, आप जो कमाना चाहते हो, आप जो आगे बढ़ना चाहते हो, वो सब कुछ बराबर बट रहा है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो कैसे का जो चीज़ें वो विकसित होंगी, कैसे चीज़ों का ग्रोथमेंट होगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना। तो फाइनली 1991 में दोस्तों रूस, यूक्रेन, बेलारूस ये सब कुछ सोवियत संघ से अलग हो गए। इन्होंने अपनी एक घोषणा कर दी कि भाई सोवियत संघ खत्म किया जा रहा है। आज के बाद में सोवियत संघ की जितनी भी संधियाँ हैं वो सब खत्म कर दी जा रही हैं और जो रूस था, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी मान लिया गया। जितनी भी संधियाँ, जितने भी वायदे या जो भी कायदे कानून, जो लेनदारी देनदारी जो कुछ भी थी, वो सब कुछ रूस के मत्थे मढ़ दी गई कि भाई रूस उसका उत्तराधिकारी बन रहा है तो इन फ्यूचर सारे रिश्ते ख़त्म हो गए, लेकिन जो रूस है वो उस चीज़ को निभाएगा, वो उन संधियों को पूरा करेगा, उन वायदों को पूरा करेगा, उन देनदारी को, लेनदारी को, सब कुछ पूरा करेगा जो सोवियत संघ के इन 15 देशों ने मिल करके कभी फैसला किया था। यानी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को घोषित कर दिया गया। साथ में परमाणु संपन्न देश वो भी इकलौता एकमात्र रह गया इन 15 में से, वो अकेला था रूस। ठीक है, तो रूस ने इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ली। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी दोस्तों, जो इन सभी देशों में लागू थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी वहाँ पर दोबारा लागू नहीं होगी और सभी देशों ने दोस्तों यहाँ पर पूंजीवादी और लोकतंत्र को जो है, पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना लिया। अच्छा, एक ज़रूरी बात यह है कि इसके बाद में जितने भी नए जो देश थे दोस्तों, उन्होंने अपना CIS बनाया। CIS मतलब कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया। इसके मतलब में जो नए नए देश हैं वो अब कभी भी इस तरीके का काम नहीं करेंगे जो सोवियत संघ में चलता था, वो अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करेंगे। मतलब इस सोवियत संघ से जो नए 15 देश उभरे, लेकिन उन देशों के बारे में सोचो, मध्य एशियाई देशों के बारे में जो इससे अलग नहीं होना चाहते थे। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि CIS अपना CIS बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन ये जो नए देश हैं वो सोवियत संघ व्यवस्था ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो फाइनली ये फैसला लिया गया कि इन CIS मतलब जो सोवियत संघ के जो ऐसे देश जो खुद से सोवियत संघ से अलग नहीं होना चाहते थे, उनको ही CIS का सदस्य बना लिया गया। ठीक है, उन्हीं से ही शुरुआत कर दी गई CIS की और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया, लोकतंत्र को अपनाया गया। ये जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो खत्म हो गई, समाजवादी व्यवस्था खत्म हो गई। तो यहीं से सोवियत संघ का अंत हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें समझाने की मैंने कोशिश करी है, डिटेल से हर एक चीज़ बताने की कोशिश करी है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ यार ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई है तो मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन मैं चाहूँगा कि
देखो जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं पॉइंट टू पॉइंट समझा दी हैं, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताना कि वीडियो पूरा देख लिया है, ठीक है। ये चीज़ जरूर बताना भाई, मुझे पता चले कि इतनी लंबी वीडियोस बनाने का मेरा कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। मुझे इतना पता है 100 में 2 लोग भी तो देखेंगे तो मुझे उतने में ही खुशी रहेगी। बट ये जितना भी मैंने पॉइंट लिखे हैं जो आपको यहाँ पर अभी दिख रहे थे, आप चाहे तो उनको लिख सकते हो, उतने से ही आपका काम चल जाएगा। आपको नोट्स बनाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे सटीक नोट्स मैंने यहीं पर बना करके दिए हैं, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप देखेंगे आपके आंसर इन्हीं नोट्स में से आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताते रहें, मैं उसी हिसाब से आपके कमेंट के हिसाब से काम करते रहूँगा, ठीक है। मुझे चाहिए कि भाई अब आप लोगों को खुश रखना है किसी भी तरीके से। इस बार जो 12th क्लास के बच्चे हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इन सबको बहुत अच्छे मार्क्स से जो है आगे बढ़ाना है। खास करके मेरे कुछ और मतलब स्टूडेंट हैं आप में से बहुत खास जो नए जुड़ रहे हैं यार, वो कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं अभी पहली बार वीडियो देख रहा हूँ या दूसरी बार देख रहा हूँ या फर्स्ट टाइम देखा, जो भी हो मुझे कमेंट करके भाई ज़रूर बताओ। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर आपको करना ही करना है। एक और चीज़ कि इसके आगे की जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। आने वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा 2-2 हेडिंग करके चैप्टर को पूरा खत्म करूँ और डीपली समझाऊँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।